नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हरियाणा के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा दंगल में आज चर्चा करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों की ओर से बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी का अगर बात की जाए तो हरियाणा बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बड़ौली को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मोहनलाल बड़ौली केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं और सोनीपत की राय विधानसभा से विधायक भी हैं। उन्होंने 2024 में सोनीपत सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन कांटे की टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी से मामूली अंतर से हार गए थे। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने बड़ौली पर भरोसा जताते हुए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। बीजेपी ने हरियाणा में ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। साफ जाहिर सी बात है कि बड़ौली को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक को अपने खेमे में करने की कोशिश की है। राज्य में कांग्रेस का सामना करने के लिए बीजेपी एक मजबूत सामाजिक समीकरण के साथ चुनाव में उतरने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से इस पर बयान दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितने भी बदलाव कर ले, जनता इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार से ऊब चुकी है और अब कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आज हरियाणा के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया हरियाणा में और लगातार कवायद जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन तमाम जो फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं उन्हें लेकर कहीं ना कहीं जो सियासी बाजार गर्म है, क्योंकि हरियाणा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ की कुल 10 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा। इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। किरण चौधरी और उनकी बेटी की बात की जाए तो वो भी बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। और एक और बड़ा झटका अब लग सकता है कांग्रेस को। बता दें कि मेयर निखिल मदन के बीजेपी में शामिल होने के संकेत भी लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से बीजेपी में जाने की चर्चाएं हो रही हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने की कई बार तारीख दी जा चुकी थी। कांग्रेसी जो है वो लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि जो निखिल हैं, मेयर निखिल मदन, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारियां दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में लगातार बीजेपी की बैठकें की जा रही हैं। उससे पहले बैठक हुई जिसमें बीजेपी हरियाणा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मनोहर लाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। उसके साथ ही अब जो सीएम की जो दोहरी जिम्मेदारी थी उनसे अब मुख्यमंत्री जो है निपट चुके हैं। एक जिम्मेदारी उन्होंने मोहनलाल बड़ौली को दे दी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद भी मुख्यमंत्री सीएम सैनी संभाल रहे थे और ऐसे में अब उनकी जिम्मेदारी जो है वो मोहनलाल बड़ौली को दे दी गई है। हालांकि अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जिसमें बड़ौली कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए थे और ऐसे में अब एक और बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। बता दें कि बड़ौली ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ कमल हांडा जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। क्योंकि बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है हरियाणा में और ऐसे में जिम्मेदारी मोहनलाल बड़ौली को सौंप दी गई है, क्योंकि बड़ौली लोकसभा चुनाव में हार गए थे कांग्रेस के उम्मीदवार से। ऐसे में क्या लगता है कि जो जिम्मेदारी सौंपी है बड़ौली को वो ब्राह्मण वोट को अपनी ओर खींचने के लिए सौंपी गई है? वैशाली जी। नमस्कार मैडम जी। और साथ ही साथ कमलेश जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनको बार-बार नमस्कार और धन्यवाद अपने दर्शकों को करती हूँ हमें सुनने के लिए। जी पूनम जी, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं पूरे हरियाणा वासियों को भी धन्यवाद देती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि मोहन बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जी मोहन बड़ौली जी के दिशा में ये
कहिया कि वो एक हारे हुए कैंडिडेट हैं और क्या उन पर गवर्नमेंट वोट है अपनी तरफ करने का बीजेपी दाव खेल रही है। मैं बड़ोली जी के बारे में भी आपको बताऊं और साथ ही साथ अपने दर्शकों को बताऊं तो बहुत ही संयमी और बहुत ही धैर्यवान कार्यकर्ता है। इसी लाइन में उन्होंने लाइन से वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक हुए और 95 में मंडल अध्यक्ष बने थे और वो एक ऐसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, एक ऐसे मजबूत सैनिक हैं जिन्होंने पहली बार सोनीपत विधानसभा से विधायक बने और बीजेपी को जिताया 2019 में। तो इतने अच्छे सरल स्वभाव के तो हैं ही, साथ ही साथ जनता की प्रिय भी है। और बीजेपी में आपने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सुनते रहते हैं, कार्यकर्ता को ईश्वरीय रूप मानते उस जनता को ही जी आप मुझे सुन रही है पूनम जी? जी आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। जी, उस जनता को ही सब कुछ माना जाता है। तो कार्यकर्ता पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना हो या उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है बीजेपी में लेकर एक सामान्य से कार्यकर्ता, आपने देखा कि राजस्थान में सबसे पीछे लाइन पर कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो कैसे कार्यकर्ता से एकदम से मुख्यमंत्री बन जाता है, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की आज के दौर में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और इसमें कार्यकर्ता उसका संयम, उसका कार्यशैली, उसका मनन, उसका चिंतन, उसका बुद्धिवारों, उसका जनता के लिए सेवा करने की जो नीति है वो कार्यकर्ता का मूल गुण के उसके अंदर ढल जाती है, जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दे दीजिए वो जनता की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और शीर्ष नेतृत्व इतना अच्छा मोहन बड़ोली जी को सुनकर कि आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा में किस तरह से खुशी का माहौल है। मैं पूर्ण विश्वास आपको दिला सकती हूँ पूनम जी और जनता को भी कि हरियाणा में हम एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है, यानी कि कार्यकर्ताओं की मेहनत देखी जाती है, परिश्रम उनका देखा जाता है और बड़ौली काफी लंबे समय से आरएसएस से जुड़े भी रहे और साथ ही साथ उनके कठिन परिश्रम को देखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया। चलिए कमल हांडा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार कांग्रेस से जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और खबरें अब ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो मेयर निखिल मदन है वो भी कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं, ये भी चर्चाएं हो रही हैं। कमल पूनम जी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ कमलेश जी को। जी आवाज आ रही है अब आपको हमारी? जी पूनम जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ लेकिन मैं कमल हांडा जी को नहीं सुन पा रही हूँ। कमल हांडा जी की आवाज हम तक भी नहीं पहुंच रही है, तकनीकी खराबी की वजह से। पीसीआर कमल हांडा की आवाज को सही करिए, तब तक समय देते हैं आपको वैशाली जी, क्योंकि लगातार आपका परिवार बढ़ रहा है। सबसे पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी बीजेपी में शामिल हुई और अब लगातार बाजार ये भी गर्म है चर्चाओं का कि जो निखिल मदन है वो भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे वैशाली? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है वो डूबता जहाज है। आज जो इतना खुशी बना रही है कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया है, राहुल गांधी जी इतना खुश होते हैं, उनके कार्यकर्ता इतने खुश होते हैं, उनके प्रवक्ता इतने खुश होते हैं। अब उनको ये बताने की आवश्यकता है, उनको ये मानने की आवश्यकता है कि उन्होंने 533 में से 100 मार्क्स भी कंप्लीट नहीं किए, तब वो इतना खुशी मनाते हैं। इतनी सारी पार्टियां एक साथ गठबंधन करने के बाद भी बीजेपी को हरा नहीं पाई, तब वो बीजेपी से मुकाबला करते हैं। आप अकेले आइए मैदान में, अगर आप इतने पास में हैं, इतना अच्छा जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप सिर्फ जनता को भ्रम की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं और जनता में भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर अब गोली वाली जनता होती है। कुछ हद तक एक लिमिट तक भी कई बार देखिए कहावत है कि किसी व्यक्ति को आप पूरी जिंदगी बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ व्यक्ति को आप कुछ सालों तक बेवकूफ बना सकते हैं, किसी को कुछ महीनों तक और किसी को कुछ दिनों तक। तो जो बेवकूफ बनाना, जो भ्रम में बनाना है, बोली वाली जनता को बहकाना, वो अब उनका समय समाप्त हो चुका है। आप देखिए इनकी पार्टी से निकली हुई है किरण जी, उन्होंने किस तरह से बताया कि तो हमारा अपने कांग्रेस को इस तरह से झूठ फैलाया था। तो इनके जो कैंडिडेट वहाँ आ रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि भविष्य अब वहां पर है ही नहीं। अब जो भी किसी भी पार्टी का, लेकिन वैशाली जी कांग्रेस की ओर से जी, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है
जी हेलो? वैशाली जी, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी से जनता ऊब गई है। अब जो है बीजेपी ने 10 साल राज किया, लेकिन अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस अब सरकार बनाने जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता ऐसा कह नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि जनता ये कहना ही गलत है कि बीजेपी ने राज किया। The person you are speaking. जी चलिए ठीक है, कमल हांडा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों पर मीनार गिरे, लेकिन हमें कांग्रेस को गिराने के चक्कर में भाजपाई बार बार 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे। तो मुझे उनका बता दीजिए वो क्या बोल रही थी, फिर मैं जवाब दे दूं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष का था बदला इन्होंने, ऐसा रबर स्टैंप एक जाए दूसरी आए, और हारे हुए को इसीलिए लेते हैं कि उसमें थोड़ा सा वो दबके रहे और इनकी जो है इनकी उंगलियों पर जो है उसको ये नाच नचाए, जैसा उसको कहें। जैसे इस टाइम खट्टर जी नायब जी को नचा रहे हैं और खट्टर जी को नचा रहे हैं केंद्र से मोदी जी। उनको अभी भी वही घमंड है, वो सोचे मेरे 303 है जबकि 60 सीटें 63 कम है, 240 पे सीटों पर ला दी फिर भी घमंड नहीं जाता। झूठ अभी भी फैलाने से हट नहीं रहे, थोड़ा सा भगवान से नहीं डरते। अयोध्या में क्या अच्छा जवाब दिया जनता ने, उससे भी इनको डर है। और सारे आरएसएस आप देखिए तो सरकारी नौकरियां, हरियाणा के कितने मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, चाहे वो पहलवान बेटियों की बात हो, चाहे हमारे युवाओं की बात हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात हो। अब मानदेय बढ़ाने भी इनको याद आ गए, 50,000 पद भी याद आ गए इनको। अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए, अगर हम बदलते कांग्रेस बदलती है तो जी मान नहीं रखा। अब हम पे आपने अपने प्रीवियस प्रदेश अध्यक्ष का मान सम्मान नहीं रखा आपने। और कुछ बातें कहना चाहूंगी, एक चीज बताना चाहूंगी, शतरंज का वजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो खेल खत्म। तो जमीर तो इनके अंदर है ही नहीं है। बीजेपी इज अ बॉडी विदाउट सोल, इनमें कोई संवेदना नहीं है। ना तो हाथरस गए, इतने लोग मारे गए, वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी कमी, जवाबदेही किसकी है, आकर बोलते भी नहीं। कोई उनको स्वास्थ्य की वो नहीं मिली उनको कि भाई हाँ स्वास्थ्य सेवाएं मिली होगी, बिल्कुल कुछ नहीं मिला उनको। और मणिपुर, लेकिन कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कमल हांडा जी, इसके पीछे क्या वजह है? दोबारा बोलिए अपना सवाल। जी कमल हांडा जी सुन पा रही हैं आप? कमल हांडा जी सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ। जी बिल्कुल, बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब लगातार खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो निखिल मदन है मेयर, वो भी कांग्रेस में जाना चाहते हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा या सीबीआई का दबाव, दो ही बातें हो सकती है, तीसरी बात हो नहीं सकती। और ये जो कहते हैं शाह जी जो है बड़े चाणक्य इंसान के डरा धमका कर लोगों को ले आते हैं, लेकिन इन्होंने संसद दल की बैठक कभी भी नहीं की और अपने आप को पीएम चुनवा लिया। ये मैं जनता की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ। सिर्फ 52 लोगों की इन्होंने बैठक की, जो की डिपेंडेंट अलायंस है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, सिर्फ उन्हीं लोगों की इन्होंने वो की बैठक। बाकी संसद दल में बहुत लोग उबले हुए बैठे हैं, बहुत आत्मबूला होकर बैठे हैं, क्योंकि इनको पसंद नहीं करा कोई मोदी जी को कि भाई जिस तरीके से इन्होंने तानाशाही से जो सरकार चलाई, जो देश को लुटवाया इन्होंने, जो देश को किया निजीकरण करने के लिए बैंक बेचे उसमें है चक्कर में, मतलब ऐसे ऐसे विधेयक ले आते हैं कि जो जनता को दुखी करे। चलिए ठीक है, बिल थे, किसानों को 3 काले कानून थे, वो भी। चलिए ठीक है कमल हांडा जी, वैशाली जी जवाब देना चाहती हैं। कमल हांडा जी का कहना है वैशाली कि सीबीआई के दबाव से लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। ठीक है समय दिया जाएगा कमल जी। हरियाणा में भी और पूरे देश भर में इन्होंने उनको नौकरियां दी हैं, यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर 150 मंदिर तोड़े। वहाँ पर जो नौका चलाते थे बेचारे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, स्टीमर सारे गुजराती चला रहे हैं। चलिए और ठीक है, बताना चाहूंगी जो वैशाली तोमर जी कंगना रनावत की बहुत प्रेमी है, लगता है उनकी बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि मैंने जब कहा था कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा तो उन्होंने कहा था चांटे मुझे पढ़ने चाहिए। ये इनकी भाषा थी, बाद में नहीं किसी का प्रशंसक होना कोई बुरी बात नहीं है कमल हांडा जी, क्योंकि कंगना रनावत ने ये कहा था कि मैं आजादी भीख में मिली है, हमारे शहीदों का अपमान किया था उसने। कैसे मैं उसको मैं ठीक मानूं उस औरत को जो हमारे शहीदों का, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जी का, गांधी जी का जो अपमान करती है औरत, उसको मैं कैसे मानूं वो सही है? यही प्रेमी ऑफिसर करके भाजपा ही है। इनके तो पुरखे भी वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले हैं जो अंग्रेजों की सेनाओं में भर्ती कराते थे अपने युवाओं को। मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने सरकार बनाई,
चलिए ठीक है कमल आंडा जी। अब वैशाली जी के पास में जाना चाहूंगी। वैशाली जी, कमल आंडा जी कह रही है कि सीबीआई का दबाव डाला जाता है, इसीलिए कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे क्या घोटाले कर दिए हैं मैडम जो सीबीआई के दबाव डाले जा रहे हैं? बताओ ना, क्या ऐसी कमी रही है? क्या कितना गबन किया है, कितने भ्रष्टाचार किए जिसका उन्हें डर सता रहा है? विश्व के झूठे प्रधानमंत्री सबसे बड़े, चोरी ऊपर से सीना। बिल्कुल सही बात है। कमलेश हांडा जी जो है वो बता सकती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं और बेशक उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अवॉर्ड किया जाए तो वो सब गलत है। हमारे देश की मीडिया गलत है, हमारे देश की जनता गलत है, जिन्होंने देश को इतने सारे नेता, इतने सांसद, इतने विधायक तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने पर गर्व महसूस करते हैं। जैसे हजारों में बैठे इतने हाईवे के रोजगार की बात करते हैं, इतने हाईवे, इतने सारे रोड इतना सारा कंस्ट्रक्शन झूठ हो रहा है तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उससे ना ही तो लोगों को रोजगार मिला है और ना ही आगे डेवलपमेंट हुआ है। ना ही आज जो स्थिति 10 साल पहले हरियाणा की थी, आज वो स्थिति है। इस सड़कों पर जब निकलती होंगी या उन्होंने घर से भी निकलना बंद कर दिया है तो इन्हें अपने आस पास का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है कि कहाँ का उन मेट्रो उन इंफ्रा उन डेवलपमेंट की वजह से कहाँ पर उन लोग को रेट छू रहे हैं। तो इसका मतलब घर से भी नहीं निकलती है। अगली की बात तो आप वही करीब है 5-6 चीजें रख रखी है, पहलवान और क्या नाम सरकारी नौकरी, रोजगार और किसान, ये 5 चीज लेके ये रोजाना आती है। ये आप इनकी पुरानी से पुरानी डिबेट उठा लीजिए, ये 5 चीजों के अलावा इनकी कोई तीसरी चीज मिलेगी, छठी चीज मिलनी है या अगर उनको कुछ और नहीं मिलता बात करने के लिए तो पुरानी डिबेट की बातें उठाकर बैठ जाती है। कौन से पूर्वाग्रह से ये वो हो रखी है, कभी कभी की पता नहीं कितने सालों पुराने डिबेट होते हैं, उनके वर्ड निकाल के बैठ जाते हैं और वो भी कंप्लीट हो जाता है तो अपनी शायरी सुनाने बैठ जाती है। माफ कीजिएगा पूनम जी, हम यहाँ किसी शायराना किसी कवि में तो सम्मेलन में तो बैठे नहीं है कि हम यहाँ इनकी कवियां सुनकर तालियां बजाएंगे और महाकाल करेंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से डिबेट हो रही है। चलिए ठीक है कमल आंडा जी। वैशाली जी का कहना है कि 5-6 चीजों के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप किसानों को लेकर बैठ जाती हैं, पहलवानों को लेकर बैठ जाती हैं और इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है डिबेट करने के लिए। बेरोजगारी मुद्दा मैं पूछना चाहती हूँ वैशाली से कि भाई क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या युवाओं को पीटे जाना मुद्दा नहीं है? क्या नीट के पेपर लीक होना और आपके अपने लोगों को गुजरात में उनके सेंटर बना देना क्या वो मुद्दा नहीं है? और आप उस पर बात नहीं करते मुद्दों पर, चाहे वो संसद हो चाहे आप चैनल हो चाहे कहीं भी हो, चाहे आप रैली में हो, सच तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि सच बोलने से मुंह में काले पड़ जाएंगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं कि मैं आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे के, मैं आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे के, जिसको बुरा लगता है वो सामने से हट जाए। तो इनको दिखाना, ये सच तो बोलना नहीं चाहते, झूठ ही झूठ बोलेंगे क्योंकि केंद्र में झूठ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। केंद्र में मोदी जी ने झूठ की बहुत बड़ी फैक्ट्री करी है जिसका रोज थोड़ा थोड़ा हिस्सा कभी इनके नेताओं को दिया जाता है, मंत्रियों को दिया जाता है और थोड़ा सा हिस्सा प्रवक्ताओं को भी दे दिया जाता है जो रटे रटाए डायलॉग बोलते हैं। मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। युवा पीटे हैं, आपने किसानों को क्यों पीटा? आपका जवाब दो ना। 754 किसानों की हत्यारी आपकी सरकार, क्या वो मुद्दा नहीं है? अभी भी किसानों ने चेतावनी दी है, इनको जानकारी के लिए बता दो, किसानों ने अभी भी चेतावनी दी है लेकिन इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और एक बात और पूछना चाहूंगी वैशाली से मैं कि आप मुझे ये बता दें कि नायब सैनी अब कई चीजों में परिवर्तन कर रहे हैं, जो खट्टर जी की नीतियां बताई थी, तो मुझे बता दो सही कौन था और गलत कौन था, ये मुझे बता दो। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं वैशाली जी। मैडम कमल जी, ना कोई सही होता है और ना ही गलत होता है। हमारी सरकार में गलत तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यू नो एवरीथिंग, मुझे पता है कुछ करना किए जाते हैं सदैव की कुछ ना कुछ व्यक्ति लेकर आता है कि आप जितने जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। और आप मुझे बताइए, आप हर बात लेकर बैठ जाते हैं। कभी तो कमल जी, कभी तो आप डेवलपमेंट की भी बात करें, कभी तो आप उनकी उठती कर लीजिए ना, कभी तो सच बोल लीजिए, कभी तो आप सच बोल लीजिए, मान लीजिए बात करें। युवाओं को पीटा वो सच नहीं था, आशा वर्कर्स में महिलाओं को पीटा वो नहीं सच था, चंद्रयान पर नौकरी देने वाली बात क्या सच नहीं थी? इस महिला को ले जाकर पीटो, क्या वो सच नहीं था? बताइए आप मुझे। मैडम आप ऐसी बातें ना करें कमल जी। नहीं, बात सरकार में बताऊंगा जनता को।
बहुत सारे ऐसे नहीं पता, वो तो चैनल के माध्यम से हम अपनी बात करते हैं, आप तो सिर्फ गुमराह करते हैं, झूठ बोलकर। आपकी सरकार में तो जनता की आप तो उन कामों का श्रेय लेते जो कांग्रेस ने किए हुए थे, उनके बाद में झंडे गाड़ देते थे, बीजेपी ने किया। एक एक करके बोलिए, बिल्कुल दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। कमल आंडा जी, एक एक करके बोलिए। बस पूनम जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, टैक्स तब भी जनता भरती थी, लेकिन उस टैक्स के पैसे से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मंत्रियों का घर भरा जाता था। सिर्फ और सिर्फ जो आज भी डर से सीबीआई के डर की वजह से जो बीजेपी के अंदर इनका, चलिए ठीक है, समय की कमी है। वैशाली जी, फाइनल कमेंट, एक छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिए। मैंने मुझसे पूनम जी, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आप घर से बाहर निकल कर देखिए क्या हालत पहले की सड़कों की और आज किस तरह से हवाई अड्डे, किस तरह से इंफ्रा, किस तरह से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो। ठीक है कमल जी, फाइनल कमेंट, छोटा सा फाइनल कमेंट, समय की कमी है। हाँ जी, मैं ये कहूंगी, इनके पास धन्यवाद नहीं है। पेपर लीक के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इन्होंने ये नहीं कहा पेपर लीक होकर आरएसएस और गुजरातियों को पद दिए गए, सरकारी नौकरियां दी गई और हर जगह आरएसएस के लोगों को भर्ती कर रहे हैं ये लोग। क्या हमारा हरियाणा का युवा सक्षम नहीं है? एक इनका प्रवक्ता बोल भी गया था, जो ज्यादा सक्षम होगा उसको नौकरी दी जाएगी, तो मैंने ये पॉइंट उठाया था। तो इसका मतलब ये बता दें कि हरियाणा का युवा सक्षम नहीं है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडल जीत कर लाता है, जो हर साल 5,000 हमारे हरियाणा से लोग जाते थे अग्निवीर योजना में। अग्निवीर योजना के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। 4 साल प्रधानमंत्री को 75 साल के बाद मिलना चाहिए और वो 4 साल बाद रिटायर हो जाए, क्या शर्म की बात है? क्या समझदारी की बात कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है कमल जी, ठीक है कमल जी। वैशाली जी, मैं माफी चाहूंगी आप दोनों को रोकने के लिए, फिलहाल हमारे पास समय की कमी है और आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में और चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों की ओर से बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो हरियाणा बीजेपी का अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बड़ौली पर एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर से भरोसा जताया गया बीजेपी की ओर से। उन्होंने 2024 से सोनीपत सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन कांटे की टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी से हार गए थे। अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में मोहनलाल बड़ौली क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं। हरियाणा के दंगल में आज बस इतना ही, कल फिर नए टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।